हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 50। सभी लोग जल्दी से ओपन कर लीजिए। आज हमें पढ़ना है रीजनलिज्म से। एवरीवन अब कैमरास ऑन कीजिए सब अपने। मुझे दोबारा ना कहना पड़े, जल्दी से कैमरास ऑन कीजिए सभी। India has unity in diversity, in which people following diverse religions, speaking different languages, belonging to different castes, races, and culture have been living since centuries in this country. इंडिया आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी सभी अलग होते हुए भी एक हैं, ठीक है। इन विच पीपल फॉलोइंग डाइवर्स रिलीजन, यहाँ अलग अलग विविध प्रकार के रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं बोलने के लिए, डिफरेंट टाइप के अलग अलग यहाँ पर जातियां हैं, रेसेस हैं अलग, और कल्चर्स हैं, ठीक है। यहाँ अलग अलग लोग कल्चर फॉलो करते हैं और ये सालों से इस कंट्री में सालों से ऐसा चलता हुआ आ रहा है। नो अदर कंट्री इन वर्ल्ड हैज सच डाइवर्सिटी एज इंडिया हैज। इंडिया के पास जितनी डाइवर्सिटी है, जितनी विविधताएं हैं, किसी और कंट्री में इतना देखने को नहीं मिलेगा। Culture progress is not associated with particular caste or creed, but it's a unified efforts of people living in India. इसलिए ये लोग कहते हैं कि कल्चर जो है हमारे कंट्री का, कल्चर प्रोग्रेस इज नॉट एसोसिएटेड, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर किसी एक निश्चित भौगोलिक या आपका रीजनल क्षेत्र में लंबे समय तक जो लोग रहते हैं, उनको उस कंट्री से, उस जगह से है ना एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है, एक आत्मीयता बन जाती है, अपनत्व की भावना आ जाती है, ठीक है। One of the main reasons of creating the feeling of a regionalism are certain greedy politicians, various communicational groups who exploit their feelings of people and lure them for their motives. ऐसे कई कारण होते हैं जिससे लोगों के रीजनलिज्म यानी अलग अलग क्षेत्रों में जब लोग रहते हैं तो उससे कनेक्शन जब जुड़ जाता है उसमें, तो जो ग्रीडी पॉलिटिशियंस होते हैं, लालची पॉलिटिशियंस हुए, वेरियस कम्युनिकेशनल ग्रुप होते हैं जो लोगों के बीच में दंगे वगैरह करवा देते हैं या आपसी मतभेद करवा देते हैं, who exploit the feelings of a people, वो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड lure them for their motives, और जो लोग सब एक मिलकर रहना चाहते हैं, एक मोटिव बना लेते हैं वो लोग एकजुटता के लिए, वो लोग उस मोटिव को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। The people who create and instigate regionalism are harmful elements for national unity and integrity. जो लोग ऐसे सिचुएशन बना देते हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, उनके मोटिव्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन जिन सबका ये इंस्टिगेट होता है रीजनलिज्म को खराब करना, हानि पहुंचाना, ये नेशनल यानी हमारी कंट्री की यूनिटी, एकता को खत्म करना चाहते हैं, उनकी जो अखंडता है, इंटेग्रिटी, उसे खत्म करना चाहते हैं, ठीक है।
आगे क्या कहता है? Yes. द पीपल आगे, द एस्पिरेशन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट इज गुड थॉट, but the one of who poses danger to the society at large level never aspires for overall development of a country. वो ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो डेवलपमेंट करने के लिए जो भी अच्छी बातें होना चाहिए उसे सिद्ध करने की लोगों को आगे मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें आगे प्रेरणा देनी चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, ऐसी भावना जो हमारे देश के लोग हैं सभी के मन में ये भावना विकसित करनी चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। ठीक है, सब एक समान है, किसी के लिए भी कोई एक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबके मन में भावना होनी चाहिए। साथ ही यदि वह किसी चीज के लिए यानी उन्हें कोई चीज गलत लग रही है, कोई भी हमारी कंट्री में चीज गलत हो रही है, तो उसके लिए उग्र रूप धारण नहीं करना चाहिए। जो ये लोग जैसे दंगे वगैरह करवा देते हैं और मार्च वगैरह निकालते हैं, वो सब चीजें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं कि वर्किंग फॉर वन ओन्स कंट्री इज नेसेसरी। अपने प्रदेश और अपने रीजनल और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आगे, शुड नॉट बी डन। ओके, इंस्टेड वर्किंग फॉर वन ओन कंट्री इज नेसेसरी आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस, द थॉट ऑफ वंस ओन कंट्री शुड कम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ स्टेट। जब से हमने अपने इंडिपेंडेंस प्राप्त किया है, हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तब से हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही थॉट होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए कि हम सब एक कंट्री के लोग हैं और हमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी कंट्री को देनी है, ना कि स्टेट को। यानी स्टेट के बारे में ना सोच के हमें अपनी कंट्री के बारे में सोचना है और हमें एक यूनिटी बना के रखनी है। It become very obvious for people speaking common language। यहाँ बहुत अलग है कि लोग बोलने के टाइम पे सेम सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, शेयरिंग कॉमन एंड कल्चर लिविंग इट। और इसके साथ साथ जब वो एक साथ रहने लगते हैं तो अब उनके कल्चर जो होते हैं वो भी शेयरिंग करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड जो भी रहने का तरीका होता है वो सब चीजें भी शेयर करते हैं। सर्टेन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजनल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है कि जब किसी एक क्षेत्र में काफी टाइम से लोग रह रहे होते हैं, लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुजरात की बात करूं तो गुजरात में काफी टाइम से जो एक साथ लोग रहते हैं तो वो सेम लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी वो गुजराती लैंग्वेज का यूज करते हैं बोलने के लिए। फिर उसके साथ में वो लोग एक जैसा ड्रेस कोड, लिविंग सेंस मतलब कपड़े वगैरह पहनने का तरीका हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। उसके अलावा उनका कल्चर, यानी यहाँ हम कह सकते हैं गरबा वगैरह जो नवरात्रि में खेला जाता है, एक कल्चर हो गया। तो लोग जो एक टाइम में काफी लंबे समय से रह रहे होते हैं, एक जगह पे काफी लंबे समय से रह रहे होते हैं, तो उन सब लोगों के जो थॉट्स होते हैं, रहने का तरीका होता है, बोलने के लिए लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो सब सिमिलर हो जाती है। टू डेवलपमेंट इमोशनल बॉन्ड फॉर वन अनदर। आप सभी जानते हैं जहाँ पर सब एक साथ रहते हैं वहां एक अलग सा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो यही बोलते हैं कि वो डेवलपमेंट करना होता है, उसे डेवलप करना होता है, उस बॉन्ड को डेवलप करके रखना होता है। Languages, caste, and religions are the three main important factors for creating regionalism. इसके अलावा इसमें तीन मेन फैक्टर होते हैं जो रीजनलिज्म को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। वो फैक्टर क्या क्या है? फर्स्ट हमारा लैंग्वेज, सेकंड कास्ट और थर्ड इज रिलीजन। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में डीपली से समझते हैं। फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज स्टिमुलेट्स रीजनलिज्म। पीपल इन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन साउथ इंडिया डिमांड न्यू रीजन्स अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। अब वो लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे प्रदेश में यानी रीजनलिज्म है वो भाषावाद को प्रोत्साहन देता है। यानी रीजनलिज्म एक क्षेत्र है और उसमें भाषा यानी हमारी लैंग्वेज को
वो आगे प्रमोट करता है, उसे प्रोत्साहन देता है। जैसे कि गुजरात में आप गुजराती लैंग्वेज का यूज करते हैं, नॉर्थ इंडिया जाएंगे तो लोग हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं, साउथ इंडिया जाएंगे तो लोग साउथ लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो वो सब चीजें वो बताते हैं कि इन सब चीजों को प्रोत्साहन देता है। लोगों को, अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो बोलते वो जो उनकी लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, साउथ इंडिया में जाएंगे तो उनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं होती है, उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो रीजनलिज्म भाषा को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन of divisions of regions as per the linguistic barriers। वो लोग क्या बोलते हैं कि भारत में हमारे जो रीजनलिज्म है उसकी उग्रता तो देश में राज्यों को पुनर्रचना करने के लिए काफी कमीशंस बनाए हैं। ठीक है, उस कमीशन में सिफारिशों के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किए हैं, कुछ नए कानून भी बनाए गए हैं और उसे अमल करने के बाद उसे समय समय पर चेक भी किया गया है। यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि स्टेट्स ने दोबारा से पुनर्रचना की है, रीऑर्गेनाइजेशन आयोग जो उन्होंने कमीशन तैयार किया है उसमें ऐसे कितने ही नए कानून बनाए हैं और उसे फिर से इम्प्लीमेंट किया है और उसे चेक किया है। इफ इनकेस अगर उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए तो वो उन्होंने उसमें बदलाव भी किए हैं। सेकंड हमारा आ जाता है कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट एंड रिलीजन मतलब जाति, धर्म और जाति। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया। आपको पता है कि इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन धर्म से रिलेटेड लोग रहते हैं। ठीक है, सुपीरियोरिटी ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट इन सर्टेन रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल वो लोग क्या कहते हैं कि कुछ स्टेट्स में किसी एक ही जाति को लेकर बहुत सारे लोग अपना धर्म पालन करने के रहते हैं। यानी किसी एक स्टेट की बात करें हम तो किसी स्टेट में कई बार ऐसा होता है कि एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो फिर वो लोग उसी रिलीजन को, उसी धर्म को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश हैव डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल एंड प्रोफेशंस। आप सभी को पता है जो हमारा ईस्ट साइड के स्टेट्स हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ बहुत अलग अलग रीति रिवाज फॉलो होते हैं, उनके अलग ही ट्रेडिशन होते हैं, उनका रहना खाना पीना, उनका जो प्रोफेशन होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। Bodo people in Assam have been demanding a different reason, therefore stormy movements have been taking place। असम में जो बोडो रीजन है यानी बोडो जाति जो है वो लोग अपने अलग प्रदेश के लिए, असम वाले लोगों ने अपने आप को अलग करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, मूवमेंट चला रहे हैं वहां। ओके, ये जो असम के लोग हैं, यहाँ पर जो ये ट्राइबल है बोडो की, वो लोग अपने आप को अलग बताना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, स्टॉर्मी मूवमेंट के नाम से उसे जाना जाता है। इसके बाद है उल्फा टेररिज्म इज एक्टिव इन असम। असम में है ना उल्फा टेररिज्म जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। पंजाब एंड हरियाणा सेपरेट बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म। आपको पता है ना पंजाब और हरियाणा दो स्टेट हैं, दोनों अलग अलग हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ जो इन लोगों का रीजनलिज्म है, क्षेत्र जो है वो अलग अलग बढ़ चुका है। इन द सेम वे झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। झारखंड हम लोगों ने अभी पीछे सब पढ़ा था कि झारखंड जो है वो बिहार से सेपरेट हो गया है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सेपरेट हो गया है, उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश से सेपरेट हो गया है। Currently, the demand of a separate Vidarbha region for Maharashtra has been going on। ये भी हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो विदर्भ रीजन है, विदर्भ जो क्षेत्र है वो अपने आप को महाराष्ट्र से अलग करने की बात कर रही है और उसके लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। It is not in the interest of the nation as unity of a country should be more important than demand of one
पर्टिकुलर रीजन। यहाँ पर इन लोगों ने जो भी ये धर्म के या ये जाति के लोग हैं, ये कंट्री को महत्व नहीं दे रहे हैं, ये अपने धर्म को महत्व दे रहे हैं, अपने ट्रेडिशन को महत्व दे रहे हैं, और ये लोग सब एक साथ मिलकर अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, अपने लिए एक अलग से स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में महाराष्ट्र इस नहीं, यहाँ हम लोगों ने ये बात क्लियर कर दी कि विदर्भ के लोग महाराष्ट्र से अलग होना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा इसी तरह बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ बहुमत और एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, अपने प्रदेश का विकास कर रहे हैं और अपने लाभ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और ये देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। आगे क्या आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ने, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भारत को सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि सोवेरेन है, यानी सार्वभौम है, संघवादी कंट्री है। इसके बाद सोशलिस्ट है, सामाजिक है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र है, और रिपब्लिक कंट्री है, यानी आपकी गणतंत्र राज्य है। During the time of reorganization of state, regional demand should not be the priority, but unity of the country should be the main aim. अब उन्होंने क्या बोला है कि राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के समय जो भी हमारे रीजनल भावना थी, उसको समग्र देश की राष्ट्रीय एकता का विचार करके निर्णय लेना चाहिए। यानी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी स्टेट ही हमारी प्रायोरिटी है, नहीं, हमें सबसे पहले जो भी कानून बनाने, लॉ बनाने हैं, वो कंट्री को प्रायोरिटी रख के बनाने हैं, अपने देश के अपने बारे में ना अपने स्टेट के बारे में ना सोच के, अपने देश के बारे में सोच के ही हमें कुछ आगे नए कदम उठाने हैं। क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक सभी को? कौन कौन से मेन फैक्टर थे जो हमारे रीजनलिज्म को अफेक्ट करते थे? फर्स्ट इज लैंग्वेज एंड सेकंड इज कास्ट एंड रिलीजन। क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रीजनल इनइक्वालिटी, यानी जो प्रदेश है अलग अलग, उनमें असमानताएं कैसे, कौन कौन सी चीजों में असमानताएं देखने को मिलती है। द फॉरेन रूलर्स डिड नॉट अंडरटेक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन प्लेस वेयर दे वुड नॉट गेट एनी इकोनॉमिक प्रॉफिट। जो हमारे फॉरेन रूलर्स थे, यानी विदेशी जो हमारे शासक थे, उन्होंने यहाँ पर कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हुआ है, वहां ऐसे डेवलपमेंट कार्य नहीं किए गए। परिणाम स्वरूप ऐसे में प्रादेशिक असमानता विकसित हुई है। यानी उन लोगों ने ऐसा बोला है कि जो भी हमारे फॉरेनर रूलर्स थे, उन्होंने हमारी कंट्री के लिए कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं किया, कोई भी इकोनॉमिक हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ था, जिसके कारण हमारी कंट्री की कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं हुई है। कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज ना होने के कारण हमारी जो हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो रुक गई है। ठीक है, उसमें इनइक्वालिटी आ गई है। As a result, there was regional inequality in such a place. After independence, the Planning Commission was formed for social and economic development of इंडिया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो हम इंडिया है वो इंडिपेंडेंस यानी हम फ्रीडम जिस मिल गई है, फ्रीडम के होने के पश्चात हमारे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नए नए कमीशंस बनाए हैं, नए नए योजनाएं तैयार करने की है। ठीक है, रीजनल इनइक्वालिटी सच प्ले आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी प्लानिंग की गई, बहुत सारे कमीशंस तैयार किए गए, जिससे कि हमारी कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। वन ऑफ इट्स मेन एम वाज द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ अ डिफरेंट
रीजन। इसमें सबसे बड़ा जो एम था वो था बैलेंस बनाए रखना, सभी जो भी हमारे रीजन्स थे उनके बीच में डेवलपमेंट करने के रखना, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अलग अलग प्रदेशों में जो हमारी आर्थिक स्थिति थी उनमें संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। इनफैक्ट रीजनल प्रेशर, certain political reasons, the tug of war to take development programs to their own regions, the maximums of development, etc. अब उन्होंने क्या कहा कि सभी जो हमारे स्टेट प्रदेश थे, प्रदेशवाद के दबाव में राजनीतिक कारणों के विकास योजनाएं अपने प्रदेश में ले जाने के लिए खींचतान करना, विकास के स्रोत, मजदूरी आदि अनेक परिबल उसमें भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इससे संतुलित विकास के मामले में असमानताएं दिखाई देती है। क्या था वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे देश में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे थे, उस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लोगों ने खींचतान करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है, और मजदूरी करना स्टार्ट कर दी, लोगों के जो डेवलपमेंट के सोर्सेस थे उसे खत्म करना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण हमारी सभी प्रदेशों में इनइक्वालिटी आ गई है, ठीक है। Resources of development grants given are factors for the regional inequality, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश के विकास, इसके बाद उन्होंने कहा है कि इस सबका संतुलन बनाए रखने के लिए विकास के मामले में असमानताएं देखने को मिली है। इसके बाद हमारा आगे आ जाता है टॉपिक, even within developed moderately developed and less developed state, internal inequality exists considerably. For example, Maharashtra is in a category of economically developed state, but its regions like Vidarbha and Marathwada are backward. उन्होंने क्या बोला है कि इस तरीके से हमारे देश में विकास जो है वो मीडियम विकसित हुआ है, और कई जगह तो ऐसा है कि विकास हुआ ही नहीं है, देखने को मिला ही नहीं है। कुछ राज्यों के आंतरिक प्रादेशिक विकास में असमानताएं देखने को मिली है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है कि जो ऐसे कुछ राज्य है जो बाहर से तो देखने में लगते हैं वेल डेवलप्ड है, लेकिन जब हम उन्हें अंदर से देखते हैं तो उसमें भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि महाराष्ट्र कहने को तो बहुत डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है, लेकिन जब हम उसमें विदर्भ और ये अपनी मराठवाड़ा जैसे रीजन्स देखें तो वो अभी भी पीछे हैं, वेल बैकवर्ड हैं, ठीक है। Some regions are ahead, नहीं, certain areas of आंध्र प्रदेश are well developed. कई एरिया आप आंध्र प्रदेश के देखेंगे तो वो भी वेल डेवलप्ड दिखेंगे, while areas like रायलसीमा and तेलंगाना are considerably backward. लेकिन आंध्र प्रदेश में भी जो रायलसीमा है या जो हमारा तेलंगाना जैसे एरिया है वो सब भी अभी बैकवर्ड है, यानी वो सब भी अभी यहाँ पर पिछड़ा हुआ दिखता है। Some regions are ahead in agricultural development while some regions in industrial development. कई क्षेत्रों में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया है, विकसित हो गया है, तो कई क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया आपको बहुत ज्यादा डेवलप मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिलेगी। देयर आर मैनी फैक्टर्स बिटवीन द स्टेट्स विच आर क्वाइट विजिबल फॉर रीजनलिज्म। इसके लिए कह सकते हैं कि हमारे राज्यों के बीच में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि उनके बीच में जो रीजनलिज्म है, जो हमारे प्रदेशवाद है, उसमें कैसे इनइक्वालिटी आ रही है। राज्यों के बीच में असमानता जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। There are some states who are loggerheads for boundary issue even though they are a part of India. इन सब में जो हमारा रीजनलिज्म है उसको
उसको कह सकते हैं उसको जन्म दे दिया है, यानी उसको प्रदेशवाद बढ़ा दिया है। इसके बाद दो बड़े से राज्य भारत के हो तो सीमा जमीन के संबंध में या फिर विवाद चल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसे बोला कि यहाँ पर बोला है कि दो मान लीजिए स्टेट है, उनके बीच की जो सीमा है, जो बाउंड्री लाइन है, उसके लिए भी लोगों के बीच में विवाद चल रहे हैं दो स्टेट्स के बीच में कि ये बाउंड्री लाइन हमारी है या ये बाउंड्री लाइन वहाँ उनकी है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोला है महाराष्ट्र और कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, द बाउंड्री इशू आर स्टिल गोइंग ऑन। चाहे महाराष्ट्र और कर्नाटक की बोल दो या फिर पंजाब हरियाणा की बोल दो, ये बाउंड्री इशू आज भी चल रहा है। Narrow mindedness is seen in reasons to acquire personal motive related to flow of water, minerals, industrial raw materials and agricultural sector। ये स्पेशली जो भी बाउंड्री लाइन का इशू आ रहा है, जो भी ये परेशानियां हो रही हैं, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है किसी भी प्रदेश की भूमि पर जो पानी, जो जमीन है उसमें पानी का जो फ्लो रहता है वो, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होते हैं वो सारी चीजें, खनिज हो गया, जल हो गया हमारा, इसके अलावा मिनरल्स हो गए हमारे, ये सारी चीजें हमारी कंट्री में, और जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें अनुकूलता के कारण ही लोग ये बेनिफिट लेना चाहते हैं। इसलिए ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये सब चीजें होंगी वो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी, वहाँ हर चीज रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल के रॉ मटेरियल हो गए, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स वगैरह, ये सब चीजें इजीली प्रोवाइड हो जाती है। तो लोग अपनी स्टेट के बेनिफिट के लिए ये वाले इश्यूज उठा रहे हैं। The regional inequality and narrow-mindedness is tremendously harmful to the unity of the country। ये जो इनइक्वालिटी होती है, प्रदेशवाद की असमानताएं जो हो गई और लोगों की छोटी सोच हो गई, ये हमारे कंट्री की जो यूनिटी है उसको हार्मफुल कर रही है, उसको हानि कारक बना रही है। मीन्स फॉर प्रिजर्विंग कंट्रीज डिग्निटी, जहां हमें अपने कंट्री की डिग्निटी को बचा के रखना है, उसकी सुपीरियर पोजीशन को बचा के रखना है, उसको प्लान करना है, रेदर देन टेकिंग इंटरेस्ट इन रीजनल डेवलपमेंट। वो सब चीजें लोग नहीं सोच के बस अपने रीजनल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। यानी उनका ऐसा कहना है कि देश स्वतंत्र होने के बाद जो भी हमारे प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान इम्पोर्टेंट है, हमारी कंट्री का स्थान इम्पोर्टेंट है, उसे स्वीकार ना करके लोग क्या करते हैं, अपने स्टेट की गरिमा को बनाए रखने, अपने स्टेट को, अपने स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, अपने रीजनल डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं, और हमारी कंट्री की जो भी डिग्निटी है, जो भी ऊंचा स्थान है, उसको सोचने की वजह अपने कंट्री, अपने स्टेट की डेवलपमेंट को बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक यहाँ पर? यस। चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं फर्स्टली, बाकी का टॉपिक क्लास में करते हैं, टाइम मिलता है तो। एक ही टॉपिक रह गया, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, चलिए रेडी फॉर अटेंडेंस। जय, प्रेजेंट। इवान, प्रेजेंट मैम। हर्षिता, हर्षिता प्रेजेंट मैम। ओके, केशव एब्सेंट। प्रेजेंट मैम। केशव भी एब्सेंट। आप चुप रहेंगे? प्रेजेंट मैम। नितिन, प्रेजेंट मैम। पार्थ, प्रेजेंट मैम। शशांक, प्रेजेंट मैम। महेंद्र। चलिए ऑल ऑफ यू क्लास में मिलते हैं। ओके, और ये चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। नहीं। बाय ऑल ऑफ यू। आ जाओ क्लास में, मैं बताती हूँ नहीं।
Okay.